तो आज पढ़ते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हर साल पेपर में आता है और इस साल भी पक्का पेपर में फंसेगा। ढंग से समझ लो इस टॉपिक को। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो जरा थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले ना वाइब्रेशनल के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यार वाइब्रेशन होता क्या है। तो वाइब्रेशन जो होता है वो कोई भी मॉलिक्यूल अपनी मध्य स्थिति में रह के दोनों ओर दोलन करता है, कुछ इस टाइप से नाचता रहता है, घूमता रहता है। यहाँ पहुँचेगा फिर इधर आ जाएगा, यहाँ पहुँचेगा फिर इधर आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति बोला जाता है। तो वाइब्रेशन होता क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल अपने मध्य स्थिति में रहकर दोनों ओर दोलन करता रहता है, कुछ इस टाइप से करता रहता। ध्यान देना जरा। अब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे ये वाइब्रेशन भी क्या होता है, लगातार बढ़ते जाते हैं। पूरे का पूरा फ्रैंक कंडोन थ्योरी इसी सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन जरा थोड़ा मुझे ध्यान देना है इस चीज़ पे, इसे मैं हटाता हूँ हल्का सा। और सबसे पहले मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ और इस फिगर से आप काफ़ी डिटेल तक सीख सकते हो। देखो बेटे, मेरे पास एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या है? मेरे पास एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल H2। ठीक है, तो मेरे पास एक डाई मॉलिक्यूल है H, सिंगल बॉन्ड H। इसको बोलता हूँ मैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलता हूँ इसको मैं? बॉन्ड लेंथ। तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हर साल पेपर में आता है और इस साल भी पेपर में आएगा। ठीक से इस टॉपिक को समझ लो। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। और मैं बताने वाला हूँ ये चीज़। देखो आपको, तो सबसे पहले ना मैं एक हल्का सा चित्र बनाऊँ और उस चित्र से पूरे के पूरा डिटेल आप समझ जाओगे। बस बोर्ड पे फोकस रखना आप इस चीज़ के बारे में, है ना। जब आप बोर्ड पे फोकस रखोगे तो टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है H, सिंगल बॉन्ड H। इसको क्या बोलता हूँ मैं? बॉन्ड लेंथ बोलता हूँ। एक न्यूक्लियस इसका होगा, एक न्यूक्लियस इसका होगा। पहले चीज़ को समझो, मेरे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन का नाभिक ये है, एक हाइड्रोजन का नाभिक ये है। और ये जो बोलता हूँ उसको बोलता हूँ मैं बॉन्ड लेंथ, या बोलता हूँ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ध्यान देना, या बोलोगे आप बॉन्ड लेंथ, क्या बोलोगे? बॉन्ड लेंथ बोलोगे, यानी कि दो नाभिकों के बीच की दूरी को बोल दोगे आप बॉन्ड लेंथ, या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसी एक मेरे पास मॉलिक्यूल ए है, मतलब एक मेरे पास एटम ए है और एक एटम मेरे पास कौन सा है बेटे? बी है ना। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी है? आर है। मैंने मान लिया कि मेरे पास ए बी एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। घबराना नहीं, ए बी क्या है? मेरे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसका एक एटम ए है, एक एटम बी है, एक नाभिक ये है, एक नाभिक ये वाला। ठीक है, चलो इसमें इरेज कर देता हूँ। अब मेरे पास मॉलिक्यूल हो गया ए बी। मेरे पास मॉलिक्यूल क्या बन गया बेटे? ए बी। पूरा मॉलिक्यूल है ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर है, जिसको मैंने बोल दिया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, मैं आगे बढ़ाता हूँ। जब मैं इसको आई आर, कौन सी एनर्जी देता हूँ बेटे? आई आर एनर्जी देता हूँ। समझते हो ना? आई आर एनर्जी। आई आर एनर्जी का मतलब होता है इंफ्रारेड एनर्जी, यानी कि अवरक्त विकिरण जब देता हूँ, यानी कि जब मैं इसको एनर्जी देता हूँ, तो जब एनर्जी दोगे किसी मॉलिक्यूल को तो वो वाइब्रेट करने लगेगा, यानी कि वाइब्रेशन करने लगता है। और वाइब्रेशन कैसे करेगा? जैसे मैंने बोला अभी कि मेरे पास ये क्या चीज़ है बेटे? ये मध्य स्थिति है और कोई भी मॉलिक्यूल इस मध्य स्थिति के दोनों ओर कुछ इस टाइप से वाइब्रेशन करता है ये। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे जब आप अपनी बाइक चलाते हो तो जब बाइक होती है, जब उसकी स्पीड नॉर्मल होती है 40 या 30, तो गाड़ी में वाइब्रेशन उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जब वो 60 प्लस पहुंच जाती है तो गाड़ी आपकी वाइब्रेट करने लगती है। जितनी आप एनर्जी देते रहोगे, जितनी स्पीड बढ़ाते रहोगे, गाड़ी में वाइब्रेशन उतना ज़्यादा होता रहेगा। कुछ इस टाइप से लगातार वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगता है, यानी कि वाइब्रेशन लगातार बढ़ता जाता है। और अगर आपने स्पीड बहुत ज़्यादा कर दी, ठीक है, तो हो सकता है कि गाड़ी के कुछ पार्ट टूट भी जाएं, क्योंकि वाइब्रेशन इतना हाई हो जाता है ना। तो चलो मैं इसको अलग हटा रहा हूँ। फिलहाल इस चीज़ को समझो आप कि जब मैं मॉलिक्यूल को एनर्जी देता हूँ तो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाते हैं कुछ इस टाइप से। मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाते हैं कुछ इस टाइप से। लगातार एनर्जी देते रहो और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है बेटे कि जब मॉलिक्यूल क्या होता है? टूट जाता है। एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई तो मॉलिक्यूल क्या होगा? टूट जाता है। ध्यान देना, जब मैं इंफ्रारेड एनर्जी देता हूँ, कौन सी? इंफ्रारेड एनर्जी देता हूँ, तो वाइब्रेशन क्या होते हैं? बढ़ते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करने लगता है और वाइब्रेशन लगातार बढ़ते जाते हैं कुछ इस टाइप से। देखो ये, फिर ये, फिर ये,
और फिर ये देखो लगातार बढ़ रहे हैं ना। मैंने बोला कि मध्य स्थिति के दोनों ओर पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, और इसी टाइप से लगातार वाइब्रेशन ये करता रहता। ठीक है, इसको मैं, और लास्ट में जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मॉलिक्यूल हो सकता है टूट भी जाए आपका। इनको मैं मिला देता हूँ। चलो साहब, मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, इनका पर्सनल नाम दे दो, एक पर्सनल नाम इसका दे दो बेटे। इसका भी बराबर दे दो 1, भी बराबर दे दो 2, भी बराबर दे दो 3 और भी बराबर दे दो 4। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जब मैंने IR एनर्जी दी तो कोई भी मॉलिक्यूल वाइब्रेशन यानी कि कंपन वाइब्रेशन करने लगता है। ठीक है, और ये वाइब्रेशन लगातार बढ़ते जाते हैं, अंत में मॉलिक्यूल के द्वारा टूट जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ ये आती है कि चलो आपने ये तो समझ में आ गया समझ में, सिंपल सा मेथड था। लेकिन अब बात यहाँ ये आती है कि भाई क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, अब इन वाइब्रेशन के साथ साथ आप इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन भी करता है, यानी कि वाइब्रेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन भी शो करना है। ठीक है, ये जो मेरे पास स्टेट है इसको बोलता हूँ मैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलता हूँ इसको मैं? ग्राउंड स्टेट। ध्यान देना, इसको मैंने बोल दिया बेटे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कौन सी स्टेट है मेरे पास? ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है भाई, ये मेरे पास ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ठीक है, मेरे पास ग्राउंड स्टेट हो गई। अब देखो क्या होता, अब जब मैं एनर्जी और देता हूँ, एनर्जी और मतलब IR एनर्जी तो मैंने दे दी, तो मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करने लगा और लगातार वाइब्रेशन बढ़ रहा है। अब मैं एनर्जी क्या देता हूँ, अब मैं इतनी एनर्जी देता हूँ कि मॉलिक्यूल वाइब्रेशन के साथ साथ ट्रांजिशन भी करे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी करे। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे करेगा वो हम अब देखते हैं चीज़ को। तो मैं एनर्जी दूंगा UV अल्ट्रावायलेट तथा अल्ट्रावायलेट विजिबल। ठीक है, विजिबल। ठीक है, इतनी एनर्जी देता हूँ मैं। ठीक है, इसकी एनर्जी अलग होती है, ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, तो इसकी एनर्जी अलग होती है। अब मैंने ये वाली एनर्जी देनी स्टार्ट कर दी, देनी स्टार्ट कर दो बेटे ज़रा। चलो साहब, मैं ये वाली एनर्जी देनी शुरू कर देता हूँ। कौन सी? अल्ट्रावायलेट या UV विजिबल एनर्जी। तो क्या होता है कि ये सेम कंडीशन मेरे पास यही रहेगी, इससे मैं बोलना नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे कैसे बना देना है एनर्जी में, बिल्कुल सेम टू सेम ये कहानी। ठीक है, 1 2 3 4, ध्यान देना ज़रा। भी बराबर, इसमें मेरे पास 0 रह गया है, आप चाह रहे हो तो यहाँ पे 0 भी बना सकते हो, भी बराबर 0। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ बना देता हूँ भी बराबर 0, तो भी बराबर 0, भी बराबर 1, भी बराबर 2, भी बराबर 3 और भी बराबर 4। ठीक है, बना दिया मैंने। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई मेरे पास? R हो गई। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस ग्राउंड स्टेट से, काय से? इस ग्राउंड स्टेट से। ठीक है, काय से? इस ग्राउंड स्टेट से मैंने बोल दिया E0 से शो करा मैंने इसको, E0 से शो कर दिया। चलो इसको ये मैंने E0 से शो कर दिया। कौन सी स्टेट हो गई? ग्राउंड स्टेट हो गई। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपने कितनी एनर्जी दी इसको? ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, आपने कितनी एनर्जी दी? UV और UV विजिबल एनर्जी आपने देना स्टार्ट कर दी इसको। तो जब मैं इतनी एनर्जी दूंगा, ये मैंने दी एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो होता है वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, कुछ इस टाइप से। देखो इसका थोड़ा बड़ा करो, और ये देखो, ये ध्यान देना जरा। मैं यहाँ 2 कंडीशन लूँगा, ज़्यादा कंडीशन बनाऊंगा नहीं। मैंने कुछ इस टाइप से बना दिया ये। ठीक है, इसमें भी सेम कहानी, 0 1 2 3 और एक ये मेरे पास 4। तो इसको मैंने प्राइम मेंबर बोल दिया, यानी कि प्राइम बोल दिया मैंने इसको। भी प्राइम 0, भी प्राइम बराबर 0, फिर भी प्राइम बराबर 1, भी प्राइम बराबर 2, भी प्राइम बराबर 3 और भी प्राइम बराबर 4। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन, जब आपने इतनी एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुँच जाता है? इसको बोलता हूँ मैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलता हूँ मैं इसको? एक्साइटेड स्टेट। शो कर दिया मैंने कितना? 1। इसको बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुँच जाता है? इस एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाता है। मान लो मेरे पास पहुँच गया कहाँ पे? ये 3 में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया बेटा? ये 3 में पहुँच गया मेरे पास, ये इस टाइप से पहुँच गया। क्या पहुँच गया मेरे पास? 3 में पहुँच गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हुआ है वो कितने से हुआ? V0 से काय में हुआ मेरे पास? V3 में हुआ। काय में हुआ बेटे? V3 में हुआ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। कहने का मतलब यह है कि पहले लिखते हैं हम बड़ा वाला, यानी कि पहले लिखते हैं हम हायर एनर्जी लेवल, फिर लिखते हैं हम लोअर एनर्जी लेवल। तो मेरे पास जो हायर एनर्जी लेवल है वो कितना मेरे पास? V3 है। पहले लिखो 3, काय में हुआ? 0 में हुआ। ठीक है,
जीरो से काय में हुआ है, 3 में हुआ। पहले हायर एनर्जी लेवल फिर लोअर एनर्जी लेवल, कहने का मतलब ये है पहले लिखो आप हायर स्टेट्स फिर लिखो आप लोअर स्टेट। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ बेटा, ये ट्रांजिशन हो गया। क्या हो गया मेरे पास, ये ट्रांजिशन हो गया। बहुत बढ़िया, 3 से 0 में मेरे पास क्या होगा, ट्रांजिशन हो गया। ध्यान देना है आपका, ठीक है। यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो मेरे पास R थी वो घटी है बढ़ी है, ये बताओ जरा मुझे, बढ़ गई है। यहाँ क्या हो गई है, बढ़ गई है। और ये बात बिल्कुल रियल होनी भी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई रियल, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, इंक्रीज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज इन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हुई है मेरे पास, बढ़ी है। चलो हटा दो इसको, इनको यार ऐसे रहने दो। इंक्रीज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हुई है मेरे पास, बढ़ गई है, ठीक है। देखो बढ़ गई नहीं बढ़ गई इंटर न्यूक्लियर, तो सिंपल सी बात है, ये बात बिल्कुल रियल होनी चाहिए कि जिस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होता है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी हो रहा है। अब जब लगातार एनर्जी बढ़ा रहे हो तो वाइब्रेशन भी लगातार बढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हुई मेरे पास, ज़्यादा हो गई। वाइब्रेशन यानी कि एनर्जी बढ़ाने के साथ साथ वाइब्रेशन भी बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या हो रही है मेरे पास, बढ़ गई। बिल्कुल ठीक हुआ। अब एक कंडीशन में और मान देता हूँ सेम टू सेम इसी टाइप की, और वो मेरे पास कंडीशन बेटा ये वाली रहती है। देखो थोड़ा ध्यान देना इस कंडीशन पे, ठीक, कंडीशन सेम टू सेम यही रहेगी, कोई बदलाव नहीं करूँगा इस कंडीशन में मैं। फोकस करो यार ठीक से। और कंडीशन मेरे पास ये रहने वाली है सेम। चित्र बनाओ पहले ये वाला। चलो साहब ये मैंने चित्र बना दिया है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास कितनी है बेटे, R है, ठीक है। इसका ना एक काम करो, इसकी इंटेंसिटी और बना देते हैं हम, इंटेंसिटी शो कर देते हैं इसकी कि कहाँ पर कितनी ज़्यादा आएगी। देखो ध्यान देना जरा बेटे, ये ग्राफ बनता है एनर्जी के बीच में, यानी कि फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल में एनर्जी को, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को हम एक वर्टिकल लाइन से शो करते हैं, एक वर्टिकल लाइन से शो करते हैं एनर्जी को, हम एक वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। अब देखो ये मेरे पास 3 जो है, पहला पॉइंट लगा लो, एक पहला नंबर लगा लो बेटा, ये 0,0 होगा, लेवल है हायर, फिर लोअर, फिर 1,0, ठीक है, फिर 2,0, फिर 3,0, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या होता। तो देखो इससे भी 0,0 बहुत कम इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी भी कम होगी, इसकी भी कम होगी, पर हमें ग्राफ का मिलेगा 3 से काय पे, 0 पे। तो 3 से हमें 0 पे ग्राफ मिल जाएगा ये। तो ये हमें यहाँ इंटेंसिटी कैसे होगी, तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, बढ़ जाएगी, बाकी इंटेंसिटी कैसी है मेरे पास, कम है, ठीक है। नहीं तो ये मिला मुझे 3,0 का ट्रांजिशन मिल गया मुझे, मिला नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में मेरे पास 0 ऐसे रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है। लग दो जरा, V बराबर 0, फिर V बराबर 1, V बराबर 2, V बराबर 3 और V बराबर 4, ठीक है। सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम ग्राफ बनाना है, कोई बदलाव नहीं करना है, ऐसे रहने देना है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 1, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, 1 2 3 4 और एक 5। फिर देखो तुम्हारे पास V बराबर 0, V बराबर 1, V बराबर 2, V बराबर 3, V बराबर 4, प्राइम लगा दो, लगा दिया। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटे, ये मेरे पास हो गई एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट हो गई मेरे पास, एक्साइटेड स्टेट, यानी कि E1 मान लिया मैंने, और ये मेरे पास ग्राउंड स्टेट मैंने कितना मान लिया, E2 मान लिया। क्या यहाँ न्यूक्लियर डिस्टेंस में चेंज हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियर डिस्टेंस में चेंज हुआ। देखो अब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है, जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इस इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हुआ है वो काय में हुआ, इस 0 से काय में हुआ, इस 0 में हुआ है, 0 से 0 में हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 0 से 0 में हुआ। खास बात तो ये है यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हुई है, यहाँ कोई भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हुई है। रियलिटी में तो हमारे पास ये वाली कहानी है कि एनर्जी दोगे तो वाइब्रेशन भी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें देखो कंडीशन में हमारे पास ये कंडीशन ये आ रही है कि भाई कंडीशन क्या आ गई मेरे पास, कंडीशन मेरे पास यहाँ ये आ गई है कि भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 0 से 0 में हुआ है, लेकिन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, यानी कि नो चेंज इन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, नो चेंज इन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मेरे दोस्त। और ख़ास बात मुझे ये मिली है कि मेरे पास जो ट्रांजिशन हुआ है वो 0 से 0 में हुआ है, 0 से 0 में ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है, ट्रांजिशन 0 से 0 में हुआ है। ध्यान देना भी फ्रैंक कंडोन सिद्धांत बहुत दूर है। अब बात ये आती है कि फ्रैंक कंडोन सिद्धांत है तो है कहाँ पे लग रहा है, तो पहले इसका ग्राफ बना लो जरा, इंटेंसिटी शो करो, तीव्रता शो करो, तीव्रता कहाँ ज़्यादा आएगी। तो मेरे पास ये देखो, ये मेरे पास 0,0 हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ करके बना लो।
फिर ये कितना आया मेरे पास 1,0, फिर ये वाला 2,0, ठीक है, फिर ये वाला 3,0। तो मेरे पास इंटेंसिटी है 0 से 0 मैक्सिमम। बाकी यहाँ कैसे हो जाएगी मेरे पास, यहाँ हो जाएगी मेरे पास कम, ठीक है, यह मेरे पास कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी कहाँ आई है मेरे पास, 0 से 0 में मैक्सिमम आई है इस समय प्रेजेंट में। अब देखो यहाँ पर जितनी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ है, इतनी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पे है, यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब क्या लग रहा है आपको, ये सही है या ये वाला सही है, कौन सा सही है बताओ ज़रा। और एक कंडीशन और भी हो सकती है कि जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस घट जाए, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस घट जाए, पर मैं बना दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसको बनाने की। फिलहाल तो मेरे पास दो कंडीशन आ गई हैं। एक कंडीशन वो आती है कि जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस घट जाए, सपोज करो मेरे पास ये वाली स्टेट मान लो मेरे पास यहाँ ये हो गया कि भाई मेरे पास इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस घट गई, ऐसा हो गई, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस घट गई 1 2 3 4 और ये मेरे पास क्या गया बेटे 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास प्राइम कर दो, v बराबर 0 कर दो, v बराबर 1, v बराबर 2, v बराबर 3, v बराबर 4, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाए, है ना। तो यहाँ कम हो रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ पे क्या हो रही है तुम्हारे पास डिक्रीज हो रही है, ठीक है, नहीं डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, नहीं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यहाँ पे क्या हो रही है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे सेम है। अब बताओ तीनों में से आपको कौन सही लग रहा है। तो तीनों में से आपको वैसे तो रियलिटी में ये वाला सही होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये वाला एक्यूरेट है, यानी कि फ्रैंक कंडोन थ्योरी यही चीज़ स्पष्ट करती है। अब वो क्या थ्योरी स्पष्ट करती है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में होता है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटता है, ठीक है, तो उसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता। यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाकर वापस लौटता है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। अब कोई चेंज क्यों नहीं हुआ, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता, तो कोई चेंज क्यों नहीं हुआ, तो चेंज ना होने का मतलब ये होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बहुत फास्ट होता है, और इतना फास्ट होता है कि ट्रांजिशन होने में 10⁻⁻15 सेकेंड लगते हैं। अंदाजा लगा लो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने में 10⁻⁻15 सेकेंड लगते हैं। आप दिमाग लगाओ, आप सोचो थोड़ा बहुत कि यार इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने में कितना टाइम लग रहा है, 10⁻15 सेकेंड, यानी इतना फास्ट टाइम लगता है। तो फ्रैंक कंडोन थ्योरी यानी कि फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल के अनुसार ये वाला ग्राफ बिल्कुल राइट आता है। क्यों आता है, क्योंकि फ्रैंक कंडोन थ्योरी कहती आपसे यही है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्राउंड स्टेट से जाकर, ग्राउंड स्टेट, इसको मैं 0 करूंगा, ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुंच जाता है तुम्हारे पास, एक्साइटेड स्टेट में जाकर, ठीक है, वापस लौटता है। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होते हैं, फास्ट होते हैं, जिनके होने में 10⁻⁻15 सेकेंड लगता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वाइब्रेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ वाइब्रेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका रीज़न ये होता है क्योंकि नाभिक जो होता है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन से कई हज़ार गुना भारी होता है, उसकी गति स्लो होती है, और इलेक्ट्रॉन की तुलना में वाइब्रेशन जो मोशन होती है नाभिक की और जो पोजीशन होती है उसमें चेंज नहीं होता। ये सब मैं लिखवाने वाला हूँ, इसके बाद पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो अब पढ़ लेते हैं फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल कि ये होता क्या है फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग, क्या है मेरे पास हेडिंग, फ्रैंक, ठीक है, कंडोन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां से शुरुआत करते हैं फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल की। दिस इज ए ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज ए एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचकर वापस लौटता है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बहुत फास्ट होता है, इतनी फास्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन गया और वापस लौट गया, नाभिक को पता भी नहीं चलता कि यार इलेक्ट्रॉन आया है और इलेक्ट्रॉन चला गया। तो नाभिक के जो वाइब्रेशन होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ये आगे पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल तो मैं नियम लिखूं कि भाई इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, जब थोड़ा ध्यान देना बेटे, इस नियम के अनुसार, ठीक है सर लिखवा दो, इस नियम के अनुसार क्या लिखवाने वाले हो आप, पहले लिखवाओ से करके। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाकर वापस लौटता है, जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, कब, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड
स्टेट में जाकर वापस लौटता है, में जाकर क्या करता है, वापस लौटता है, वापस, ठीक है सर, वापस लौटता है तो इलेक्ट्रॉन गया और वापस लौटता है तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, ध्यान देना, कोई चेंज नहीं होता है। अब कोई चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ध्यान देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वेरी फास्ट होते हैं, वेरी फास्ट होते हैं, वेरी फास्ट होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होते हैं? वेरी फास्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जागा और तुरंत नीचे आ जाएगा, इतनी फास्ट होता है। कितना समय लगता है? 10⁻⁻15 सेकेंड लगता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए 10⁻⁻15 सेकेंड का समय लगता है, का समय लगता है। बहुत बढ़िया, का समय लगता है। देखो कितना इजी टॉपिक है, 10⁻⁻15 सेकेंड का समय लगता है। और ये क्या है? ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है। मैं लिखने वाला हूँ नेक्स्ट पॉइंट में कि ये होता क्या है। ये है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, यह है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, स्पेक्ट्रोस्कोपी का, यह है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ध्यान देना, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया प्रिंसिपल होता है। अब बात यह आती है बेटे यहाँ पर कि यार इसके जो, जब आपने एनर्जी दी, यूवी एंड यूवी विजिबल एनर्जी दी, तो इसके वाइब्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ जो लागू होगा वो पढ़ा होगा आपने पहले, बोरॉन, आपने पढ़ा होगा बोर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन, ये मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो में लिंक डाल दूंगा, देख लेना। तो उसमें मैंने बताया आपको कि जो नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉन से कई हजार गुना भारी होता है, लगा लो, इलेक्ट्रॉन से कई हजार गुना भारी होता है, और उसकी जो स्पीड होती है, मोशन होती है, वो बहुत स्लो होती है। तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में हम जो वाइब्रेशन मोशन होती है, नाभिक की जो वाइब्रेशन मोशन होती है, पोजीशन होती है, उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूक्लियस की वाइब्रेशन मोशन एंड पोजीशन दोनों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो नाभिक की तुलना में कई हजार गुना भारी होता है, उसकी स्पीड भी स्लो होती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन में कोई चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से नाभिक के वाइब्रेशन में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि नाभिक वाइब्रेशन करता ही नहीं है, नाभिक का वाइब्रेशन जीरो होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर पॉइंट लिखवाने वाला हूँ, इस पॉइंट को भी, कि जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो नाभिक होता है, नाभिक इलेक्ट्रॉन की तुलना में, किसकी तुलना में बेटे? इलेक्ट्रॉन की तुलना में, ठीक है, तुलना में कई हजार गुना भारी होता है, कई हजार गुना भारी, तथा गति कैसी होती है? मंद होती है। गति कैसी होती है? स्लो होती है, स्लो होती है। ठीक है भाई, स्लो होती है। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूक्लियस, या इसको न्यूक्लियाई बोल दो, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियाई की वाइब्रेशन मोशन, की वाइब्रेशन, न्यूक्लियाई की वाइब्रेशन मोशन तथा पोजीशन को कांस्टेंट माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान न्यूक्लियस के वाइब्रेशन मोशन में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि वाइब्रेशन, न्यूक्लियस की वाइब्रेशन मोशन एंड पोजीशन कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है नहीं, अब इसके साथ साथ हम करते क्या, तो ये जो मेरे पास ये जो फ्रैंक कंडोन थ्योरी है, वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप ये लाइन भी ले सकते हो कि यार फ्रैंक कंडोन थ्योरी जो होती है, उसकी सहायता से हम करते क्या है, या इसका यूज़ भी होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ज्ञात करने में होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन
इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी ज्ञात करने में फ्रैंक कंडोन थ्योरी का यूज़ होता है और इस सिद्धांत की सहायता से या इस प्रिंसिपल की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को आसानी से समझा जा सकता है। ये लाइन में मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है नहीं। इस प्रिंसिपल की सहायता से, इस प्रिंसिपल की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है बेटे, आसानी से समझा जा सकता है। इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, जरा मुझे बताओ, इसका यूज़ क्या कर रहे हो आप? तो इसका यूज़ लिखना आप खुद से लिखना, मैं नहीं लिखवा रहा हूँ इस लाइन को। इसका यूज़ कहाँ लिखोगे? इसका यूज़ लिखोगे आप, कहाँ लिखना है इसका यूज़? इसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक यानी कि फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक, या बोल दिया मैंने इसको, वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। चलो मैं ये लाइन लिख देता हूँ भाई, आ जाए तो, ठीक है। इसका यूज़, ठीक है, इसका किसका, यानी कि इस प्रिंसिपल का यूज़, चलो ऐसे रख करके मैं लेता हूँ, इस प्रिंसिपल का यूज़, ठीक है, इंटेंसिटी, या मैं लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी ज्ञात करने में क्या आता है, किया जाता है। बस भाई, पेपर में इतना लिखा ना, यही है आपका फ्रैंक कंडोन थ्योरी, जो मैंने पहले समझाया आपको, वो कर जाओगे तो और बेटर होगा, ठीक है नहीं। तीनों चित्र बनाकर आप बढ़िया करके, ये तो है ही हमारा चित्र बना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी फ्रैंक कंडोन थ्योरी ये होती है आपकी, एक बार और रिपीट करवा दे रहा हूँ, कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में होता है, और जब वापस लौटता है तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बहुत फास्ट होता है, 10⁻⁻15 सेकंड लगते हैं, इतनी फास्ट ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का। और न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से कई गुना भारी होता है और उसकी मोशन भी स्लो होती है, तो न्यूक्लियस की वाइब्रेशन, मोशन और पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है नहीं। जिसकी वजह से हमारे पास ये वाला ग्राफ आपको देखने के लिए मिलता है, और बाकी जो 2 ग्राफ और बनाए थे वो बेकार है, वो किसी काम के ग्राफ नहीं है, यानी ऐसे नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।